अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज़ एक नई वीडियो के साथ 786JH फेसबुक पेज और यूट्यूब या गूगल के ऊपर जाके आप जवाद हफीज़ के नाम से मुझे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे ढूंढ पाएंगे। अच्छा जी, आज हमारी वीडियो है स्टॉक क्रैश के बारे में। मुझे एक दोस्त ने ख़ास रिक्वेस्ट की है कि जी आप जो स्टॉक मार्केट के क्रैश थे 2005 का और 2008 का, उसके बारे में हमें बताएंगे स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे होती है और जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। देखिए सर, स्टॉक मार्केट क्रैश 2-3 रीज़न से होती है। एक तो बाज़ दफ़ा एक फाइनेंशियल बबल बन जाता है, लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग शुरू कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे। ये कंपैरेटिवली वजह कम होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी मार्केट्स हमेशा ही रीजनल डिस्काउंट पे नहीं है, तो ये रीज़न कम से कम हमारे मुल्क में बहुत कम हुई है। हमारे मुल्क में 2008 में सिर्फ एक रीज़न था जो बहुत बड़ा, कि जब 3 माह के लिए इन्होंने मार्केट को लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के पास नहीं था, कि अगर फॉरेनर सेल करके फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है अपना वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं तो कंट्री के डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क था। तो इन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेलिंग है उसको टेम्पररीली रोकने के लिए एक जगह पे मार्केट को फ्लोर कर दिया, जो दुनिया में आज तक ये चीज़ कभी नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है हम इस मुल्क में रहते हैं, अच्छा भी बुरा भी हर चीज़ हमने भुगतनी है। तो टेम्पररीली मार्केट जो है वो बिल्कुल अपने सारे चीज़ें जो है वो लूज़ कर गई। मैं 2005 के क्राइसिस में भी इन्वेस्टेड था, 2008 के क्राइसिस में भी 100% फुली इन्वेस्टेड था और काफ़ी प्रेशर आया। और मैंने क्या किया कि मैंने एक भी अपना जो शेयर है वो कम कीमत पे नहीं बेचा और मैंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया और ये तकरीबन 90 डेज़ के लिए लास्ट किया। और उसके बाद मार्केट रिवर्ट हुई और मैंने प्रॉफिट में जो है अपने तमाम तर होल्डिंग्स जो है वो बेची। उस वक्त जो है पेपर लॉस मेरा 40-45% से बढ़ चुका था। अगर मैं पेपर लॉस जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उस वक्त उन कीमतों पर शेयर अपने फ़रोख्त करता। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्रैश से बचने के लिए या स्टॉक मार्केट में ओवरऑल वैसे ही बचने के लिए लॉन्ग टर्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो शेयर्स की सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ शेयर्स जो है आपकी वो बहुत अच्छी हो। और अगर आप सटा आइटम्स कर रहे हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ करें। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, वो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस में जैसे ही मार्केट प्रेशर में आती है आप खुद ब खुद एग्जिट हो जाते हैं। वो एक टेक्निक है, आप हमारे दफ्तर से भी देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और लोगों से भी पूछ सकते हैं। अगर आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं वो फंडामेंटली सही हैं, आपने सही कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ज़्यादातर ये रिस्क जो होता है ये इन्वेस्टर को क्रैश परेशान करता है। ट्रेडर्स तो स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, वो तो क्विट कर चुके होते हैं। अब अगर आपने कंपनी में सही में इन्वेस्ट किया हुआ है और टेम्परेरी, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई या जैसे पनामा लीक्स अभी रिसेंट इशू हुआ, या पाकिस्तान ने पीछे हम चले जाएं माजी में तो एटम बम चलाया, न्यूक्लियर जो पावर बने, या 9/11 का इशू हुआ। अच्छा, इस तरह के जब इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं या कोई असैसिनेशन किसी बड़े लीडर की होती है, तो टेम्परेरीली बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेशर आ जाता है। बहुत सारे लोग भागो वाला काम चलाते हैं और सोचे समझे बगैर जो है वो मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं। तो जो ट्रेडर होता है उसमें तो स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं, वो तो निकल जाता है। जो इन्वेस्टर है वो होल्डिंग लंबी लेकर बैठा हुआ होता है और वो ना निकलना नहीं चाहता या निकल नहीं पाता, और बात सूरत में जब उसे अट्रैक्टिव रेट मिलते हैं वो और बाइंग कर लेता है। अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपका जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है, शेयर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अहम है। मसलन आप फ़र्ज़ करेंगे, हम किसी एक फैक्ट्री की मिसाल ले लेते हैं, वो सीमेंट की फैक्ट्री की ले लेते हैं, वो सीमेंट बना रही है। अब खुदा न खास्ता किसी बड़े लीडर की असैसिनेशन हो गई, वो मारा गया, लोग प्रेशर, लेकिन फैक्ट्री तो अपनी जगह पे चल रही है ना, फैक्ट्री तो काम कर रही है। अब टेम्परेरी उसके जो शेयर्स हैं वो 20%-30% नीचे आ गए। आपके पास होल्डिंग थी, आपने उसको हिसाब किताब लगा के, मल्टीपल्स देख के, ग्रोथ देख के वो शेयर लिए हुए थे। इनफैक्ट जब प्रेशर में आएगी आप कोशिश करेंगे कि मैं और लूँ, लेकिन एक जगह जाके आपका कैश जो है वो ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर इंसान मज़ीद बाइंग नहीं कर सकता, तो आप वो हाई क्वालिटी शेयर जो है, हाई क्वालिटी कंपनी जो है उसको होल्ड करके बैठ जाएंगे। क्योंकि मैंने ये
व्हाट्स एप पे मैसेजेस में या टेलीग्राम पे भी, ये जब पनामा था तो मैं ये कह रहा था कि 3 महीने बाद जो मर्ज़ी डिसीजन आया, पनामा और नो पनामा मार्केट अपनी उस पर आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रेशर 90 डे लास्ट करते देखा है, वरना इससे कम ही करता है। नॉर्मली कोई 10 दिन, 12 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर सब साइड होना शुरू हो जाता है उसके इफेक्ट्स जो हैं, और उसके बाद मार्केट जब अपनी पेस पर जाती है तो फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं। फिर अपर लॉक जो है वो बड़ी तेज़ी से लगती है, और वो 30-40% तक की भी जो डिस्काउंट पे आया होता है कोई प्रोडक्ट, वो आपको कोई स्क्रिप्ट जो है वो आपको हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो है वापस बाउंस बैक करता, बल्कि उससे कहीं ऊपर जाता नज़र आता है जहाँ से उसने अपना नीचे आने का सफ़र शुरू किया था। तो ये बेसिकली मैं फिर यही बात कहता हूँ कि ये इन्वेस्टर्स को इफ़ेक्ट करते हैं जो क्राइसिस हैं, ट्रेडर्स को नहीं करते। ट्रेडर्स थोड़े पैसे के साथ काम कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ काम कर रहा होता है, और उसके पास क्वालिटी ऑफ, अगर आपकी पिक्स सही होंगी, अगर आपकी रिसर्च सही होगी, अगर क्वालिटी शेयर्स आपके पास होंगे, आपने सही कीमतों पर ख़रीदे होंगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा कोई इवेंट हो जाए, वो चंद हफ्ते या 1-2 महीने के लिए तो आपके शेयर की प्राइस को गिरा सकता है, वरना जो है वो उसने बाउंस बैक करना ही है, उसने ऊपर जाना ही है, उसने तरक्की करनी ही है, क्योंकि फैक्ट्री चल रही है, प्लांट चल रहा है, प्रॉफिट में उनका माल बिक रहा है, उनके पास रिजर्व पैसा भी पड़ा हुआ है, वो ग्रोथ भी कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो कोई वजह ऐसी नहीं बनती कि इस तरह का कोई शेयर जो है वो वापस बाउंस बैक ना करे और जो है आप वापस प्रॉफिट ना कमाएं डिलीवरी में। तो दूसरे लोगों को जो इफ़ेक्ट करता है वो लेवरेज करता है। इसको हाउस ऑफ कार्ड्स भी कई बार लोग कहते हैं। लेवरेजिंग में ये होता है कि लोगों ने कर्जा लेके बेतहाशा शेयर खरीदे होते हैं, होल्डिंग पावर होती नहीं है, बैंक उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा होता है, ब्रोकर उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा होता है। तो नो मैटर कितना अच्छा शेयर उनके पास है, क्योंकि पैसे उनके अपने नहीं हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करना है, मार्जिन कॉल्स आई हुई हैं, वो जब फोर्स सेलिंग आती है तो अनरियलिस्टिकली लो प्राइसेस हो जाती है। लेकिन जो आदमी अपने पैसे से काम कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके इससे ज़्यादा कमाता है। 27 साल की अप्स एंड डाउन्स मैंने जो आंखों से देखी हैं, उसकी बेस पे मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक था कि मार्केट में क्राइसिस कैसे बिल्ड हो जाते हैं, कैसे अनरियलिस्टिकली लो चीज़ें चली जाती हैं। ये वीडियो जो है इस पर एक और वीडियो में कवर करना पड़ेगा मैसेज में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। क्योंकि अब मैं आप बताऊंगा कि किस तरह ये जनरेट कैसे होता है। पहले ये तो ये था कि क्राइसिस जो होते हैं इनके बारे में बता दें कि इनसे कैसे निकलना होता है, निपटना होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी।